गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जो पोस्ट मौर्यास जो था वो थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो मेन टॉपिक चलेगा पोस्ट मौर्य जो है, कोशिश करेंगे 2 क्लासेस में फिनिश कर लें, ठीक है। तो 2 क्लासेस में हमारा ये चलेगा पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड है, ठीक है। पीरियड मैंने आपको लिखवा दिया था 200 BC से 200 AD तक, ठीक है। और किन 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। जो हमारा पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड है, जो फॉरेन रूलर्स आएंगे उनमें और जो नेटिव रूलर्स आएंगे उनमें, ठीक है। और फिर उनकी फर्दर 2 डिवीजन होती हैं, एक संगम एज आ जाती है आपकी और दूसरे आपके नॉर्थ और सेंट्रल साइड पे जो किंगडम्स जो रूल कर रही होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी मैंने आपको लिखवा दी थी, मैप भी मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। एक बार मैप जो है वो दोबारा से ड्रॉ करेंगे आज, ताकि आपको जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। और उसके बाद हम संगम एक जो है वहाँ से जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। क्लास के नेम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला जो मेन टॉपिक का कौन सा नंबर चल रहा है, ठीक है। आई थिंक 5th होगा या 6th होगा, मे बी 6th हो, ठीक है। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। पहला है हमारा प्री वैदिक, सेकंड है इंडस वैली, थर्ड है वैदिक एज, फोर्थ है अपना वैदिक एज के बाद महाजनपदास और 5th है आपका, हाँ आई थिंक ये 5th होगा, ठीक है। 5th या 6th होगा। वो क्लास की जो हेडिंग होगी ना, AMC क्लास में क्लास नंबर डालता होता है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक लिख लेना। और टॉपिक की हेडिंग ये है पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। इसका टाइम पीरियड लिख लो 200 BC टू 200 AD, ठीक है। ये 400 साल का जो है इसमें ये टाइम पीरियड ये आता है, ठीक है। मैप ड्रॉ कर लेते हैं एक बार दोबारा से। ठीक है, ये करवाया था मैंने आपको और उसके बाद हमने इसकी डिमार्केशन की थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको आज ही मिल जाएंगे। ये आपका एरिया आ जाएगा इंडो ग्रीक्स का, जिनको बाद में रिप्लेस कर लेंगे कुशाणास, ठीक है। ये इंडो ग्रीक एरिया, इंडो ग्रीक। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको कल लिखवा दिया था सारा, ठीक है। आज बस ये मार्केशन ही करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी समझ हो कि जब हम करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आएंगी इसमें। मतलब जब अगर कोई किंगडम करने जा रहे हैं तो वो कौन सी किंगडम है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये पार्थियंस है, THAINS, पार्थियंस। देन यहाँ पे ये सिंध वाला एरिया मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, साकाज। बीच में कुछ किंगडम्स जो है वो हम नहीं करेंगे, जैसे कलिंगा किंगडम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो किंगडम है ये 1 या 2 साल के लिए एग्जिस्टेंस में आएगी, ठीक है। कलिंगा होगी और भी कुछ डायनेस्टीज होंगी, वो हम नहीं कवर करेंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पे सुंगास आ जाएंगे, SUNGAS, सुंगास, मगधा एरिया के पास में, ठीक है। मेन चीज बस आपको एरिया का पता होना चाहिए। ये आपके साकाज आ गए। देन यहाँ पे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा वाला एरिया पे सातवाहनास, एंड देन यहाँ पे चोला, चेरा और पांड्यास, ठीक है। ये आपके पांड्या, चोला एंड देन चेरास, ठीक है। 3 क्लासिफिकेशन हमने की थी, ठीक है। एक फॉरेन रूलर्स और नेटिव रूलर्स। नेटिव में नदर्न और सेंट्रल वाले, और दूसरे थे आपके संगम एज वाले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक पहले पकड़ लिया करो, ठीक है। कोई भी एक, मतलब अगर आप ये करना चाहते हो, नेटिव वाले पहले करना चाहते हो, नेटिव वाले पहले कर लिया करो, और संगम पहले करना चाहते हो, संगम पहले कर लिया करो। और अगर ये वाले जो है आपके नॉर्थ और सेंट्रल वाले करने हैं पहले, तो ये कर लिया करो, ठीक है। तो हम जो है
संगम पहले करेंगे, ठीक है। तो संगम एज का टाइम पीरियड लिख लो 200 BC से 300 AD तक, 200 BC से 300 AD तक। इस क्लास में जो आपको चार्ट नजर आएगा ना, इसके नोट्स में जो चार्ट नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपको ईयर्स जो है ना वो अलग नजर आ सकते हैं, ठीक है। इस चार्ट में मैंने मौर्यन एम्पायर के बारे में भी लिखा है, देन फॉरेन सक्सेसर्स, देन नेटिव स्टेट्स और देन संगम एज, ठीक है। ये वाला चार्ट है आपका। तो इसमें जो है आपको ईयर्स जो हैं वो अलग नजर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वही ईयर्स लिखने हैं जो मैं आपको इसमें लिखवाऊंगा, ठीक है, अपनी क्लास में लिखवाऊंगा, वो वाले ईयर्स लिखना। संगम एज लिखो। अब संगम एज सबसे पहले ये देखते हैं कि संगम एज शुरू क्यों होती है, ठीक है। तो जब आप ये देखते हो ना, मॉडर्न पीरियड देखते हो, उसके अलावा जब आप वैदिक पीरियड भी देखते हो, तो वेदों में क्या कहा गया था कि वेदों में ये कहा गया था कि अगर आपको निर्वाणा प्राप्त करना है ना, तो आपको एक तो शादी नहीं करनी होगी, ठीक है, दूसरा आपको जो है लोगों से अलग होकर रहना पड़ेगा। इसी वजह से जब गौतम बुद्ध उसको देखते हैं, एक वो जो होता है सेज होता है, जब उसको देखते हैं एस्थेटिक को, तब उनके ध्यान में आता है कि ये जो है, एक मिनट मैं चेक कर लूं कुछ छूट तो नहीं गया। साका सातवाना कलिंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब वो देखते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धा जो है वो देखते हैं कि मतलब ये जो है इस बंदे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब वो अपने उससे पूछते हैं, सारथी से पूछते हैं, तो सारथी जो होता है, सारथी वो होता है जो रथ चला रहा होता है, ठीक है। तो सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये जो है साधु है। तो वो उससे पूछते हैं कि हाँ इसका कोई परिवार वगैरह नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं इसका कोई परिवार नहीं है। तो ये ऐसे यहाँ पे तपस्या क्यों कर रहा है, जब वो पूछते हैं, सिद्धार्था पूछते हैं, तो जो सारथी होता है वो कहता है कि ये निर्वाणा प्राप्त करना चाहता है। फिर वो पूछते हैं निर्वाणा क्या होता है, फिर वो बताता है कि मतलब जो आपकी जो आत्मा होती है वो इन बंधनों से मुक्त हो जाती है। फिर उनके दिमाग में सवाल आते हैं कि हाँ मतलब क्या मुझे इस तरीके से क्या कहते हैं अपना घर बार जो है वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर आपको जो बुद्धिज्म जो है वो प्राप्त करना है, तो आप दुनिया में रह के भी बुद्धिज्म प्राप्त कर सकते हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो है दुनिया से अलग होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है बुद्धिज्म में की जाएंगी। और फाइनली जो बाद में सिखिज्म की जब शुरुआत होगी, गुरु नानक देव जी आएंगे, तब वो भी यही बातें कहेंगे कि निर्वाणा अगर प्राप्त करना है, आपको एनलाइटनमेंट जो अगर आपको प्राप्त करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शादी नहीं करवानी। आप शादी करवा के आप जो है अपना दाम्पत्य जीवन जीने के बाद भी जो है, और जीते हुए भी आप जो है निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो वो अपनी टीचिंग्स देंगे कि हाँ ये चीजें ना करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से जब सच्चाई का पता चलता है, तब जो सामने वाला इंसान होता है तो उसको जो है ठेस पहुंचती है। तो वो सब बातें ना करो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो एनलाइटनमेंट है वो मिल जाएगी, ठीक है। वापस आते हैं, तो यहाँ पे उस टाइम तक ये माना जाता था कि ये जो है क्या कहते हैं आपका निर्वाणा अगर प्राप्त करना है, तो आपको जो है जंगलों में जाना पड़ेगा या बहुत एकांत में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या था, अब इसमें आपको इस तरीके से ना याद रखो, इसमें आपको ऐसे याद रखो कि जब नियोलिथिक पीरियड चल रहा था, ठीक है। अब जब नियोलिथिक पीरियड में हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कुछ कुछ साइट्स आपको मिलती है, ठीक है। ज्यादातर जो हमारा जितना भी अभी तक का जो टाइम रहा है, मैं आपको यही बताया कि जो जितना कुछ भी फ्लरिश हो रहा है यहाँ पे नॉर्दर्न वाली साइड पे ही हो रहा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता यहाँ मिल रही है, देन आपका कलिंगा, वो जो सारे महाजनपदास थे, यहाँ पे आप देखते हो सिर्फ एक जनपदा मिलता है, यहाँ पे कर्नाटका के पास में, ठीक है, कर्नाटका के आंध्रा के पास में, ठीक है। असाका था शायद उसका नाम, जो भी था मैंने लिखवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो वो एक किंगडम था, लेकिन वो भी इतना लाइमलाइट में नहीं आता, क्योंकि वो भी इतना कोई बड़ा किंगडम जो है वो नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अदरवाइज ये जो नीचे वाली साइड है ये चुप है यहाँ पे, ठीक है। चुप होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जंगल है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो आपके ऋषि मुनि हुआ करते थे, अगर उनको आना होता था ना यहाँ पे साधना करने के लिए, तो वो यहाँ आ जाते थे, ठीक है। और वो यहाँ आते थे, तो वो क्यों आते थे, वो आते थे वेदास की वजह से। क्यों? क्योंकि वेदास में लिखा हुआ है ऐसा कि ऐसा आपको करना है। अब उनको जो नॉलेज थी, उनको नॉलेज थी वो वेदास की, ठीक है। इसी वजह से ये जो आपका संगम एज होगी, यहीं पे ये जो साधु वगैरह हैं, यहीं पे वो लोग जो हैं, ये संगम एज में यहीं से जो आपका जो हिंदुइज्म है वो पहले पनपेगा, ठीक है। बाकी सारे देश में आपका यहाँ पे बुद्धिज्म जो है वो चल रहा होगा, या जैनिज्म जो है वो चल रहा होगा, और जो आपका जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें जो आपके जो दूसरे देवी देवता हैं वो आ जाएंगे। लेकिन जो ये वाला पीरियड होगा, ये जो असली जो क्या कहते हैं जो प्री वैदिक पीरियड था, इसमें वो वाला वैदिक पीरियड रहेगा, ठीक है। तो वही वाले फीचर्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे। ये लोग अभी इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जब
यहाँ से जब इन्वेजन्स जो होने वो शुरू होंगे, यहाँ आप कह लो कि अशोका जब धीरे धीरे नीचे आएगा, तब उसको इसके बारे में यहाँ के लोग जो हैं वो फिर इन कल्चर के साथ मिक्सअप होंगे और फिर उन्हें जो चीजें उसके बारे में पता चलेगा, उन्हें आयरन के बारे में पता चलेगा, फिर वो भी जो है इनकी तरह फ्लरिश हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन रीजन ये है संगम एज हम क्यों पढ़ते हैं। संगम एज पढ़ने का रीजन ये है कि यहाँ का जो कल्चर था वो बिल्कुल ही अलग था यहाँ के कल्चर से। ठीक है, यहाँ का जो कल्चर था वो अभी मिक्स हो चुका था। ठीक है, जैनिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, हिंदुइज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब प्री फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, जो देवी देवता हैं वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे जो है जो प्री हिंदू गॉड्स जो है उनकी पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है जो मॉडर्न गॉड्स जो है वो आ चुके हैं। मॉडर्न गॉड्स का मतलब है जैसे आपके कार्तिकेय जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे यहीं पे। ये जब ये वाले आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड आएगा ना, तब अब कार्तिका जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे। आई थिंक ये जो सुंगास जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे कार्तिकेय को। ठीक है, तो कार्तिकेय इज अ गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गॉड्स हैं, मिक्सचर ऑफ कल्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही तरीके का कल्चर है जिसको हम संगम एज के नाम से जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन सा पीरियड चल रहा है, यहाँ पे प्री वैदिक पीरियड चल रहा है। तो प्री वैदिक पीरियड में मैंने आपको क्या बताया कि था कि जो विमेन है उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसका कल्चर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो विमेन पोइट्स भी जो यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, और जो लेकिन जब तक आपका जो लेटर वैदिक पीरियड आ जाएगा वहां पे वुमेन जो है उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो जिस वजह से ना तो वो पोइट बन पाएंगी ना ऐसा कुछ ऐसा हो पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे विमेन की जो कंडीशन होगी वो बहुत अच्छी होगी, और जो यहाँ पे लव मैरिज होगी उसको अलाउ किया जाएगा। ये सारी बातें जो है ना ये हमें इनकी जो लिटरेचर जो बाद में मिलती है उससे पता चलती हैं। जैसे एक कहानी है यहाँ पे सिलिपादिकरम। ठीक है, वो कहानी भी आज आपको सुनाऊंगा, वो कहानी क्या है। ठीक है, उसके अलावा एक कहानी है मणिमेगलाई। ठीक है, इन सब कहानियों से हमें जो है इनके कल्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कहानी भी सुनी लो। ठीक है, एक ना कहानी लिखी गई है यहाँ पे, जो यहाँ पे संगम एज ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट संगम एज, सेकंड संगम एज और थर्ड संगम एज। ठीक है, तो ये जो कहानी लिखी गई है ये लिखी गई है सेकंड संगम एज में। पहली संगम एज जो है उसमें सिर्फ एक बुक लिखी गई है, वो यहीं पे कहीं पे नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जनरली कुछ बुक्स में कहा जाता है कि संगम एज जो 1 थी ना उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया था, फर्स्ट संगम एज में कुछ भी नहीं लिखा गया था, लेकिन एक बुक जो है उसका प्रूफ मिलता है कि एक बुक जो थी वो लिखी गई थी संगम एज में। उसके अलावा संगम एज के बारे में ये बात फेमस है कि जो संगम एज जिन्होंने अटेंड की थी वो थी आपके जो भगवान और जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने संगम एज 1 को अटेंड किया था। ठीक है, उसके बाद संगम एज 2 आती है। संगम एज 2 में जो आपके राजा वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं। तो उसी संगम एज 2 की एक कहानी है जिसका नाम है सिलपादिकरम, SILL सिलिपाधिकाराम, सिलपाधिकरम। ठीक है, तो ये ना 3 लोगों की कहानी है। वैसे टोटल कैरेक्टर इसमें बहुत सारे हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं वो आपके 3 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टर है माधवी नाम का, MADHAVI, माधवी। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पे कोवलन नाम का, KOVALAN। तीसरा कैरेक्टर है यहाँ पे कन्नगी, KANNAGI, कन्नगी। ये 3 कैरेक्टर है इसके। तो इसमें होता क्या है कि ये जो कोवलन और कन्नगी है ना, ये हस्बैंड वाइफ है। कन्नगी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है, ये रिच है। ठीक है, कोवलन भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, ये भी रिच है। ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, दोनों कराते हैं, मतलब दोनों की आपस में शादी हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आती है एक माधवी। ठीक है, ये क्या है, ये डांसर है, कोर्ट में डांसर है ये। ठीक है, कोवलन जो है उसको प्यार हो जाता है माधवी से। ठीक है, तो ये दोनों है लवर्स। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है कि ये जो कोवलन होता है ये इससे शादी करवा लेता है माधवी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेगेटिव कैरेक्टर भी आएगा, है ना, हर एक स्टोरी में एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है। तो ये जो है माधवी की एक मदर है। तो कोवलन क्या करता है, कोवलन अपनी वाइफ कन्नगी को छोड़ के यहाँ पे आ जाता है इसके पास, माधवी के पास यहाँ पे आके रहना शुरू कर देता है। ठीक है, माधवी की जो मदर होती है वो क्या करती है, वो कन्नगी से कहती है, मनी की डिमांड करती है। ठीक है, वो इसको कहती है कि तेरा यहाँ पे हस्बैंड जो है यहाँ मेरी बेटी के साथ रहता है, तो ये इसके खर्चे बहुत हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रहता है, खाना वगैरह यहीं पे खाता है। ठीक है, और जो है मेरी जो बेटी है उसका डांस वगैरह देखता है, तो उसके खर्चे बहुत हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, इससे पैसे मांग लेती है।
कन्नगी अपने हस्बैंड को बिना बताए कन्नगी इसको पैसे देने शुरू कर देती है इसकी मदर को, ठीक है। कन्नगी ने अपने हस्बैंड को नहीं बताया तो ये पैसे देने शुरू कर देती है। ये पहले मदर इससे पैसे मांगती है इसकी माधवी की कन्नगी से, कन्नगी इसको पैसे देने शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये पैसे जब लगातार इस तरीके से पैसे देती रहेगी तो ये जो कन्नगी होगी ना ये पुअर हो जाएगी, गरीब हो जाएगी, ठीक है। जब कोवलन को इस बात का पता चलेगा ना कि ये जो है ये गरीब हो गई है तो कोवलन का जो प्यार है वो वापस से कन्नगी के लिए जाग जाएगा और कोवलन कन्नगी के पास वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वापस दोबारा से रहने लग जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों रिच थे, ठीक है, और इससे पैसे क्या कहते हैं इसकी मदर इससे भी पैसे ले रही होगी कोवलन से भी क्योंकि ये यहाँ पे रह रहा था माधवी के पास, ठीक है। तो दोनों जो होते हैं दोनों पुअर हो जाते हैं। अब दोनों पुअर हो जाते हैं तो इनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब कोवलन को कन्नगी के बारे में पता चलता है कि कन्नगी जो है कन्नगी भी इसको पैसे दिए जा रही थी और मैं भी इसको पैसे दिए जा रहा था तो वापस से इसका प्यार जो है कन्नगी के लिए वो जाग जाता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये दोनों बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे और इनकी जो क्या कहते हैं स्थिति है वो काफी दयनीय हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, कन्नगी के पास ना दो एंकलेट्स होती हैं, एंकलेट्स होती हैं आपकी पायल, ANKLETS एंकलेट्स, ठीक है। तो इसके पास पायल होती है तो ये क्या करती है कन्नगी कोवलन को पायल दे देती है दोनों और उसको कहती है कि तू ना इसको बेच के कुछ पैसे ले आ तो हमारा जो क्या कहते हैं कुछ जो हमारा टाइम है ना वो थोड़ा इजीली बीत जाएगा, ठीक है। तो ये कोवलन क्या करता है कन्नगी की वो जो पायलें होती है ना उनको लेके पहुंच जाते हैं यहाँ पे उसके पास, मर्चेंट कह लो या सुनार के पास, ठीक है। सुनार को क्या कहते हैं गोल्डस्मिथ के पास पहुंच जाता है। तो जब गोल्डस्मिथ देखता है अब कोवलन उतना अमीर नहीं रहा है, ठीक है, तो कोवलन की कंडीशन जो है खराब हो चुकी है, फटे पुराने कपड़े पहनता है वो और जो है क्या कहते हैं गरीब हो चुका है। तो जो जब ये देखता है ना कि इसके पास इतनी मतलब अच्छी एंकलेट्स इसके पास कैसे आई तो ये क्या करता है कोवलन जब इसके पास आता है वो कहता है कि ये एंकलेट्स जो है ये मेरी है। लेकिन ये जो गोल्डस्मिथ होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे जो है कोवलन झूठ बोल रहा है, इसने कहीं से वो जो एंकलेट्स होंगी वो चुराई होंगी, ठीक है। अब ये क्या करता है ये कोवलन को ले जाता है वहां के किंग के पास, KING, ठीक है। किंग के पास ये कोवलन को ले जाता है। कोवलन क्या करता है ये जो किंग होता है ये बिना किसी इंक्वायरी के वो कोवलन की हालत देख के कि हाँ ये वाकई में गरीब होगा और ये चोर होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है किंग जो होता है कोवलन को फांसी की सजा सुना देता है, ठीक है, हैंग टिल डेथ। तो ये जब ये बात जो है कन्नगी को पता चलती है तो कन्नगी क्या करती है वो राजा के कोर्ट में पहुंच जाती है और उसके बाद की जो कहानी है वो ये है कि कन्नगी जो वहां जाके खुद को आत्मदाह कर लेती है, खुद को आग लगा लेती है और जिस वजह से उनका जो पूरा जो शहर होता है वो जो होता है वो सारा शहर जो होता है वो जल जाता है। इसी के साथ एक कहानी और लिंक्ड है। उस शहर में ये कहा जाता है कि उस शहर में जो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना जो संगम एज 1 थी उसके जो जहां पे जो कुछ भी उस संगम एज 1 में लिखा हुआ था वो सारा उस संगम एज में 1 में जो लिखा हुआ था जैसे ही कन्नगी की डेथ होती है इसने खुद को आग लगा ली और सारा शहर जो है वो जल गया। उसी के साथ वो जो संगम एज 1 के दौरान जो कुछ भी लिटरेचर लिखी हुई थी वो सारी भी उसी टाइम पे जल गई, ठीक है। एक कहानी है ये, ठीक है। तो इससे क्या क्या पता चलता है हमें कि हाँ वहां पे जो लोग थे वो प्रॉस्पर थे, लव मैरिज जो थी वो अलाउड थी, ठीक है। लोग जनरली एक ही मैरिज किया करते थे लेकिन जो डबल मैरिज थी वो भी अलाउड थी, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि गोल्डस्मिथ जो है गोल्डस्मिथ एग्जिस्ट करता था, मतलब वहां पे लोगों के पास सोना था तो गोल्डस्मिथ एग्जिस्ट करता था। किंग जो था किंग जो था वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और उसके अलावा विमेन की कंडीशन किस तरीके से थी वो उसके बारे में हमें पता चलता है। सती प्रथा जो है एग्जैक्टली सती प्रथा नहीं कह सकते लेकिन उसने को आग लगाई, ठीक है। तो वो कह सकते हैं कि हाँ क्योंकि हस्बैंड की डेथ के बाद आग लगाई है तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ कि जो ये थी सती प्रथा थी वो एग्जिस्ट करती थी। अब जब ये आग लगा के सारे शहर को जला देगी उसके बाद से इसको जो है गॉडेस का दर्जा दिया जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि वहां पे जो फीमेल गॉड थी वो एग्जिस्ट करती थी और उनकी पूजा भी की जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक स्टोरी है छोटी सी, इतनी छोटी सी स्टोरी से हमें ये सारी कल्चर के बारे में चीजें पता चलती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक और बुक है जिसका नाम है मणिमेगलाई, ठीक है। मणिमेगलाई असल में स्टोरी है माधवी और जो कोवलन होते हैं ना ये दोनों आपस में क्या कहते हैं प्यार करते हैं तो इनकी एक बेटी होती है, ठीक है। बेटी का नाम होता है, बेटी का नाम नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। तो उनकी बेटी की कहानी है कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है जो कि बाद में मॉन्क बन जाएगी, ठीक है। तो वो कहानी है मणिमेगलाई में, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी है यहाँ की आपकी संगम एज की, ठीक है। तो ये संगम एज जो है ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। और एक बात मैंने आपको और बतानी थी, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस लिखवाए थे ना उसमें
जैसे ही मौर्यन पीरियड खत्म हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि जो ये जो पोस्ट मौर्यन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो है मैं इसके आंसर जो है वो आपको डिक्टेट करवा दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है मैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के भी एक या दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो पक्का दूंगा, दूसरा मैं ढूंढ लूंगा अगर मुझे मिला कोई तो जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस जो है उनके एक साथ मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा, ठीक है। तो बीच में जो भी सैटरडे संडे आपको पड़ेगा तो उसमें आप उनके आंसर्स जो है वो लिख लेना, ठीक है। तो ये कहानी किसी काम की नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए थी, ठीक है। लिखना है लिख लो, ठीक है, अपनी वर्डिंग के अकॉर्डिंग इस कहानी को लिख लेना, ठीक है। अब आ जाओ जो लिखने वाली चीज है उस पे लिखो। आफ्टर 300 BC, आफ्टर 300 BC पीपल ऑफ साउथ इंडिया, ये संगम एज शुरू की है हमने 200 BC से 300 AD तक। लिखो आफ्टर 300 BC people of South India moved towards fertile land. During this time, due to influence from North India, there was a change in materialistic culture of this region. There was a change in materialistic culture of this region. This contact, जब नॉर्थ और साउथ वालों का आपस में कांटेक्ट होता है, उस कांटेक्ट को ना एक वर्ड से जाना जाता है जिसको नाम दिया जाता है तामीज खमम, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तामीज खमम, KHAMAM, तामीज खमम। Due to this contact, following things happened in South India. Following things happened in South India. सबसे पहले लिखो started full practice of cultivation. अब ये कल्टीवेशन किस तरीके से शुरू हुई होगी? सबसे पहले इनको तो पता ही नहीं था कि आयरन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दूसरा, ये नियोलिथिक पीरियड में रहते थे तो इनको सिर्फ या तो कॉपर का पता होगा, और वो भी श्योर नहीं हमें कॉपर का पता था कि नहीं पता था, ठीक है। अब जैसे इनका कांटेक्ट होगा तो इनको पता चलेगा कि हाँ आयरन जैसी कोई चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, उससे हम कुल्हाड़ी बना सकते हैं। कुल्हाड़ी बनाएंगे तो पेड़ है उनको काटेंगे, ठीक है। पेड़ काटेंगे तो वहां पे जो जमीन बचेगी वहां पे कल्टीवेशन करना शुरू करेंगे। अब कल्टीवेशन करने के लिए क्या चाहिए? हल चाहिए। हल की जो टिप होगी उस पर भी आयरन लगाएंगे, ठीक है, ताकि उसको जो है हल को जो बेहतर तरीके से जोता जा सके, खेत को जो है बेहतर तरीके से हल से जोता जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन है वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल डिवीजन। यहाँ पे भी सोशल डिवीजन आएगी धीरे धीरे, अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो आपके वेदास जो है वो पहले से है, ठीक है, तो सोशल डिवीजन आनी तो लाजमी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मतलब कास्टिज्म जो आएगा वो सोशल डिवीजन उसी को कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन। अब जब कांटेक्ट होगा तामीज खमम हो जाएगा, ठीक है, तो उस वजह से इनको आयरन के बारे में पता चल जाएगा, तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन होगा। नेक्स्ट लिखो, अर्बनाइजेशन। लास्ट पॉइंट, अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट लिखो, ये 4 पॉइंट्स इसके खत्म हो गए। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, बिफोर 300 BC the historians consider history of South India as megalithic age, ठीक है। तो वो इसको मेगालिथिक एज ही मानते थे। मेगालिथिक एज का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना उनको मेगालिथिक कहा जाता है, ठीक है। तो जहां पे सिर्फ पत्थर जो है बड़े बड़े पत्थर एग्जिस्ट किया करते थे, मतलब जब बड़े बड़े पत्थरों का यूज हुआ करता था, जैसे पैलियोलिथिक एज जो है उसमें हम देखते हैं कि बड़े पत्थरों से शिकार किया जाता था, ठीक है। तो हिस्टोरियंस का ये कहना है कि 300 BC से पहले वहां पे जो बड़े पत्थर थे उन्हीं का यूज किया जाता था, ठीक है। अब जैसे इनके बीच में कॉन्टेक्ट होगा तो वो एकदम से डेवलप कर जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो तभी हमने 300 BC से स्टार्ट किया, और जो आपकी ये जो संगम एज जो है ये 200 BC से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल 300 BC की स्टोरी सुना रहा हूं, संगम एज के शुरू होने से 100 साल पहले की स्टोरी, ठीक है, वो लिखवा रहा हूं मैं आपको।
अच्छा, ये यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है कि 300 बीसी तक ये जो आपका था इसको मेगालिथिक पीरियड माना जाता था। फिर ये तमीज खमम जो है वो होगा, मतलब दोनों के बीच, नॉर्थ और साउथ के बीच में कांटेक्ट होगा और वो लोग जो है उन्हें पता चल जाएगा और ये भी अर्बनाइज हो जाएंगे या इन्हें भी डेवलप हो जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ अब, जो यहाँ पे जो डायनेस्टीज एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक है। डायनेस्टीज ड्यूरिंग संगम पीरियड, डायनेस्टीज ड्यूरिंग संगम पीरियड। फर्स्ट लिखो चेरास, चेरास। चेरास ब्रैकेट में लिख लो बो, BOW, बो, बो का मतलब है धनुष। ये इनका सिंबल हुआ करता था, ठीक है, चेरास का, या इनके झंडे पे जनरली ये बना होता था, चेरास। नेक्स्ट लिखो, दे ऑक्यूपाइड बोथ पोर्शन ऑफ, they occupied both portion of Kerala and Tamil Nadu, Kerala and Tamil Nadu. Next लिखो, next point, bullet point, कैपिटल जो थी इनकी वंजी थी, VANJJI, वंजी। नेक्स्ट लिखो, जो इनका सबसे पहला जो रूलर था उसका नाम लिखो उदयंगरल, UDIYANGERAL, UDIYANGERAL, उदयंगरल। ये सबसे पहला और बेटर नोन रूलर था, ठीक है, ये इनका सबसे पहला रूलर था। और ये कहा जाता है कि इस रूलर ने अपनी जो सेनाएं जो है, कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी या महाभारत की लड़ाई कह लो, उसमें अपनी सेनाएं जो है इस बंदे ने भेजी थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेनगुप्ता, सॉरी सेनगुप्ता नहीं है, सेनगुतावन, सेनगुतुवन। मैं स्पेलिंग लिखवा देता हूँ, ये थोड़े साउथ इंडियन नाम है, इस वजह से इनके स्पेलिंग्स जो हैं और नाम भी अजीब से होंगे। SENGUTTUVAN, सेनगुतुवन, ऑल्सो नोन एज रेड चेरा, रेड चेरा। ये था ग्रेटेस्ट चेरा रूलर, ग्रेटेस्ट चेरा रूलर। ही इन्वेडेड नॉर्थ अप टू गंगा, गंगा तक इसने जो है अटैक किया था, ये सातवाहना वगैरह यहाँ पे अटैक करता हुआ गंगा तक पहुंच गया था ये। इन्वेडेड नॉर्थ अप टू गंगा, देखो इसी में इसी के बारे में। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ पट्टिनी कल्ट, पट्टिनी कल्ट, PATTINICULT, पट्टिनी कल्ट। नेक्स्ट लिखो चोलास, चोलास ब्रैकेट में लिख लो टाइगर, चोलास ब्रैकेट में लिख लो टाइगर। ऑल्सो नोन एज, मतलब चोलास को और किस नाम से जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज चोला मंडलम, चोला मंडलम, CHOLA, चोला MANDALAM, चोला मंडलम, ऑल्सो नोन एज चोला मंडलम। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, बुलेट पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यास, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यास में थे। नेक्स्ट लिखो, कैपिटल जो थी इनकी उरियार थी, उरियार, URIYAR, उरियार, URAI, उरियार। ये कॉटन की ट्रेड किया करते थे, लिखो कॉटन ट्रेडर्स। नेक्स्ट लिखो इलारा, इसी में चोलास में इलारा, इलारा, इसमें लिखो अर्लीस्ट चोला किंग, अर्लीस्ट चोला किंग, इसी में लिखो ही इन्वेडेड श्रीलंका, ही इन्वेडेड श्रीलंका एंड रूल्ड देयर फॉर 50 years, एंड रूल्ड देयर फॉर 50 years। नेक्स्ट लिखो ग्रेटेस्ट किंग, ग्रेटेस्ट किंग, उसमें लिखो करिकाला, करिकाला, KARI, करी, KALA, काला, करिकाला, ये था इनका ग्रेटेस्ट किंग। नेक्स्ट लिखो चोलास वर वाइप्ड आउट, चोलास वर वाइप्ड आउट, WIPED, वाइप्ड आउट इन द अटैक्स ऑफ
पल्लवास, पल्लवास फ्रॉम नॉर्थ, पल्लवास फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ। यहाँ पे ना धीरे धीरे यहाँ पे इस साइड पे चालुक्यास है वो आ जाएंगे और यहाँ पे पल्लवास जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इन पे अटैक करेंगे और इनकी जो वो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अभी नहीं आएंगे, ठीक है। जब ये आएंगे तब इनको तब देखेंगे, ठीक है। आई थिंक प्री गुप्ता या पोस्ट गुप्ता पीरियड में, पोस्ट गुप्ता में ही आएंगे ये, ठीक है। तो इनको तब करेंगे, लेकिन अभी के लिए लिख लो जब पोस्ट गुप्ता करोगे ना, तब जब सारी एंशिएंट हिस्ट्री कर लोगे फिर इसकी कहानी जो है अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से बन जाएगी आपकी, ठीक है। चोलास वर वाइप्ड आउट इन द अटैक्स ऑफ पल्लवास फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पांड्यास के बारे में, पांड्यास के बारे में ब्रैकेट में लिख लो फिश, फिश, फिश लिखो। फर्स्ट मेंशन्ड बाय पांड्यास वर फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कहां पे मेंशन किया होगा मेगास्थनीज ने? इसकी एक बुक थी जिसका क्या नाम था? इंडिका। दे वर फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज। नेक्स्ट पॉइंट, किंगडम फेमस फॉर पर्ल्स, किंगडम फेमस फॉर पर्ल्स, PEARLS, पर्ल्स, मोतियों के लिए इनकी जो किंगडम थी वो फेमस थी। नेक्स्ट लिखो अर्लीस्ट किंग, लिखो इनका मुंडुकुदुमी, MU, मुंडुकुदुमी, सॉरी मुंडुकु नहीं, मुंडुकु, MUDUKUMI, मुंडुकु, सॉरी गलत हो गया स्पेलिंग, मुंडुकुदुमी, KUDUMI, MUDUKUDUMI, मुंडुकुदुमी लिखो। इसमें अर्लीस्ट किंग, अर्लीस्ट किंग। नेक्स्ट लिखो नेंदुजिलियन, नेंदुजिलियन ये भी किंग ही है इनका, NENDUJELIAN, नेंदुजिलियन, सॉरी जुलियन नहीं जिलियन, नेंदुजिलियन, NENDUJELION, नेंदुजिलियन। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, ठीक है। अर्लीस्ट किंग वो होता है कि जो जिसको आप कह सकते हो कि ये बंदा फाउंडर है या जो सबसे पहला जो किंग इस डायनेस्टी का जिसके बारे में कुछ ना कुछ पता चला है, ठीक है। तो वो है आपका अर्लीस्ट किंग। और जो ऐसा किंग होता है जिसने कुछ ना कुछ मेन इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ काम किया होता है उस किंग को कह देते हैं फेमस किंग, ठीक है। फेमस किंग लिखो या ग्रेटेस्ट किंग। ये वही किंग है जिसने कोवलन को अक्यूज किया था चोरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये कोवलन जिसको ये नेंदुजिलियन ने इसको वो किया था, और उसी के बाद आपका ये जो पांड्या किंगडम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो करने की जो है वो आग लगा लेगी खुद को और उसमें जो सारा किंगडम है वो जल के राख हो जाता है, ठीक है। नेंदुजिलियन। अब लिखो संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर लिखो, मेन हेडिंग में ला दो संगम लिटरेचर। और सबसे पहले लिखो फर्स्ट संगम एज, फर्स्ट संगम एज। इसमें लिखो अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस, अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस। साथ में स्टार मार्क करके लिखो नीचे, इन फर्स्ट संगम एज, फर्स्ट संगम एज तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर अगत्यम, अगत्यम AGATTYAM, अगत्यम ये है तमिल ग्रामर। तमिल ग्रामर was developed, was developed। किन्हीं कुछ बुक्स में ना आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो तमिल है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है। असल में जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वो संस्कृत है, लेकिन बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि तमिल जो है सबसे पुरानी लैंग्वेज है। इवन ये भी लिखा जाता है कि तमिल जो है संस्कृत से पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है। तो दोनों जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, तीनों चीजें सही हैं। सबसे पहली चीज तमिल जो है, तमिल
इज ओल्डेस्ट देन, मतलब तमिल के बाद जो है आपकी संस्कृत आती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि पहले वेदास लिखे जाएंगे ना, उसके बाद ही तमिल, ये जो लोग हैं ये उसके बाद ही एग्जिस्टेंस में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेदास किस में लिखे गए वो मैंने आपको बताया था, संस्कृत में लिखे गए, ठीक है। अब जब बुक में ये बात लिखी जाती है ना कि तमिल संस्कृत से पुरानी है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाती है कि जो आपकी जो संस्कृत होगी ना ये बाद में डेवलप होगी, ठीक है, जो आप मॉडर्न संस्कृत बोलते हो, ठीक है। तो जो मॉडर्न संस्कृत, जो आज की संस्कृत है वो तमिल के बाद डेवलप होगी, ठीक है, तमिल उससे पुरानी है, ठीक है। और जो ये जो वेदास वाली संस्कृत है, जो पहले पुरानी संस्कृत है, वो सबसे पुरानी है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके बारे में फिलहाल कोई एविडेंस नहीं मिला। हो सकता है कि जो आपकी आगे जाके ये पता चले कि जो तमिल है वो इससे भी पुरानी है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि संगम एज में जो है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब वो रीजन उसका कन्नगी रहती है कि नहीं रहती वो बात की बात है। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि इनकी जो लिटरेचर है वो सारी डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे उस तरीके की सुनामी आई हो, ठीक है, जिस तरीके की अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखी थी, 2006 में आई थी शायद, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कुछ आया और जो उनका वो जो सारा जो साम्राज्य वो तहस नहस हो गया हो, ठीक है। तो फिलहाल यही चल रहा है, जो पुरानी संस्कृत है वेदास वाली संस्कृत है, तमिल से पुरानी है, और जो मॉडर्न संस्कृत है वो तमिल से नहीं है, ठीक है, तमिल के बाद में आई है। देखो, संगम एज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, संगम एज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग्स, पांड्या किंग्स। अब लिखो सेकंड संगम एज, सेकंड संगम एज, सेकंड संगम एज। तो इसमें तमिल ग्रामर लिखी जाएगी, और सेकंड संगम एज में मैंने आपको बताया था ना कि वो सब कुछ खत्म हो गया था, वो जो उसकी वजह से, ये क्या स्टोरी सुनाई थी आज मैंने, क्या है कैरेक्टर का नाम, कन्नगी की वजह से सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज जो है वो बची थी, उसमें लिखो तमिल ग्रामर, सेकंड स्टेज में लिखो तमिल ग्रामर, द ओनली सर्वाइविंग वर्क, द ओनली सर्वाइविंग वर्क। तमिल ग्रामर का नाम लिखो टोलका पीएम, टोलका पीएम, TOLKA, टोलका PIYYAM, टोलका पीएम। रिटन बाय टोलका TOLKA, टोलका PIYYAR, टोलका पीएम, रिटन बाय टोलका PR। टोलका पीएम रिटन बाय टोलका PR। It also tells about the prevalent caste at that time, the prevalent caste system at that time। लिखो थर्ड संगम एज, इसमें लिखो, ये क्लास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी आपकी, ठीक है, बहुत स्लो हो गए हम। लिखो थर्ड संगम एज, इसमें लिखो द फॉलोइंग लिटरेचर वॉज डेवलप्ड, फॉलोइंग लिटरेचर वॉज डेवलप्ड। सबसे पहले लिखो इटुटोगाई, इटुटोगाई, ETTO, इटुगाई, GAI, ETTO, GAI, इटोगाई। इसमें लिखो कलेक्शन ऑफ 8 पोएम्स, कलेक्शन ऑफ 8 पोएम्स, स्लैश डाल के लिखो एंथोलॉजीज, ANTHOLOGIES, कलेक्शन ऑफ 8 पोएम्स और एंथोलॉजीज, ANTHOLOGIES। नेक्स्ट लिखो पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू, PATTU, पट्टू पट्टू। इसमें लिखो कलेक्शन ऑफ 10 पोएम्स, कलेक्शन ऑफ 10 पोएम्स, ब्रैकेट में लिखो, सॉरी स्लैश डाल के लिखो IDLLYS, IDYLL, रुक जाओ, IDYLLS। IDYLLS। नेक्स्ट लिखो सिलिपादी करम, सिलिपादी करम।
written by Elango Adigae, ELANGO, Elango Adigae, ADIGAI, Elango Adigae. ब्रैकेट में लिख लो स्टोरी अबाउट माधवी, कोवलन एंड कन्नगी. स्टोरी अबाउट माधवी, कोवलन एंड कन्नगी. लास्ट लिखो मणिमेगलाई. शिल्पाधिकरम के स्पेलिंग लिख लो SLI सिल्लीपा, SLIPATHIKARAM, शिल्पाधिकरम, SLIPATHI शिल्पाधिकरम, KARAM, शिल्पाधिकरम, रिटन बाय इलैंगो अदिगाए. नेक्स्ट लिखो मणिमेगलाई, MANI मणि, MEGLAI, मणिमेगलाई. रिटन बाय सतनार, SATTNAR, सतनार. इसके ब्रैकेट में लिखो मणिमेगलाई के ब्रैकेट में लिखो स्टोरी अबाउट डॉटर ऑफ माधवी एंड कोवलन. माधवी एंड कोवलन. नेक्स्ट लिखो एक और लिखो पतिनेन किला कनाकू. पतिनेन PATINEN, पतिनेन, KILA किला, कनाकू KANAKU, पतिला किना कनाकू. ब्रैकेट में लिख लो 18 डिडैक्टिकल टेक्स्ट, DIDACTICAL, डिडैक्टिकल टेक्स्ट. 18 डिडैक्टिकल टेक्स्ट. ये क्या है? पटिनेन किला कनाकू. ठीक है, ये सारे थे आपके थर्ड संगम एज के. अब नेक्स्ट लिखो रिलीजन ड्यूरिंग संगम एज. रिलीजन ड्यूरिंग संगम एज. इसमें लिखो इस बार आपकी क्लास संडे को भी आएगी. ठीक है, लिखो रिलीजन ड्यूरिंग संगम एज. इसमें लिखो प्राइमरी गॉड ऑफ संगम एज वॉज, प्राइमरी गॉड ऑफ संगम एज वॉज मुरुगन, MURUGAN, मुरुगन / सियोन, SEYON, सियोन. नेक्स्ट लिखो अदर इंपॉर्टेंट गॉड्स वर मायोन, MAYON, ब्रैकेट में लिख लो विष्णु. नेक्स्ट लिखो वेदान, VEDAN, ब्रैकेट में लिख लो इंद्रा. नेक्स्ट लिखो वरुणनन, वर्णुनन, VARNUNAN, वर्णुनन. ठीक है, वर्णुनन से क्या आएगा? वरुण मतलब वायु. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो वायु. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन संगम पीरियड द वर्शिप ऑफ हीरो स्टोन और नाडुकाल, NADUKAL, नाडुकाल was also prevalent. नेक्स्ट लिखो सोसाइटी ड्यूरिंग संगम एज. रिलीजन हो गया, सोसाइटी लिखो. अब सोसाइटी ड्यूरिंग संगम एज. इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू टोलकापियम
अकॉर्डिंग टू टोल्का पीएम, टोल्का पीएम मैंने आपको करवाया था, किसने लिखी है? टोल्का पीआर ने। देखो अकॉर्डिंग टू टोल्का पीएम there were four caste during संगम पीरियड। कास्ट का नाम लिखो सबसे पहले, कौन कौन सी कास्ट उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। सबसे पहले लिखो अरासार, ARASAR, अरासार। ब्रैकेट में लिख लो रूलिंग क्लास या वॉरियर क्लास, रूलिंग क्लास या वॉरियर क्लास। सेकंड लिखो अथानार, अंथानार, ANTHA, अंथा, NAR, नार, अंथानार। इसमें लिखो प्रीस्ट या फिर ब्राह्मण्स, ब्रैकेट में लिख लो प्रीस्ट या फिर ब्राह्मण्स। नेक्स्ट लिखो वाणिगार्स, BANIGARS, वाणिगार्स। ये किससे रिलेटेड हो सकते हैं? ठीक है, मैंने आपको बोलता थोड़ा सा यहां से वर्ड्स जो होते हैं ना यहीं से पता चल जाता है। जैसे वाणी, वाणी फॉर वाणिज्य, ठीक है, तो वाणिज्य से कौन डील करेगा? आपके जो ट्रेडर क्लास हुआ करती थी, ठीक है, ट्रेडर्स, TRAI, ट्रेडर्स। नेक्स्ट लिखो वेलालार, चौथी कास्ट थी वेलालार, ये थे आपके एग्रीकल्चरिस्ट जो एग्रीकल्चर किया करते थे, या फिर लैंडलॉर्ड्स या फिर एग्रीकल्चरिस्ट, AGRICULTURALIST स्लैश डाल के लिख लो लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट लिखो एंशिएंट प्रिमिटिव ट्राइब्स। नेक्स्ट पॉइंट एंशिएंट प्रिमिटिव, PREMITIVE, एंशिएंट प्रिमिटिव ट्राइब्स लाइक थोदार, THODAR, थोदार, कॉमा केदार, KEDARS, केदार्स, were also mentioned in संगम एज, या फिर संगम टेक्स्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि ये उस टाइम पे जो आपकी जो शूद्रास जो है वो ये होते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट लिखो वुमेन वर्शिप was practiced, ठीक है, वो हमने देखा ना कि कन्नगी को बाद में जो है वो है पूजा जाने लग जाएगा, ठीक है। Women worship was practiced, comma, custom of sati was also prevalent. Next लिखो love marriage was a common practice. Next heading बनाओ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन संगम एज। इसमें लिखो कोथू, KOOTHU, कोथू was most popular entertainment of the people. कोथू। नेक्स्ट लिखो a variety of musical instruments, like drums and yazaz, YAZHAS, yazaz,
इसके ब्रैकेट में लिख लो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा, वीणा की तरह दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं याजाज। और मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर, मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर। नेक्स्ट लिखो पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग संगम एज, पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग संगम एज। लिखो हेरिडिटरी मोनार्की, हेरिडिटरी मोनार्की was prevalent, Sangam dynasties had, next point, Sangam dynasties had royal emblem, ROYAL, royal emblem, EMBLEM, रॉयल एम्बलम। ठीक है, जो डायनेस्टीज वहां पे एग्जिस्ट करती थी उनके रॉयल एम्बलम हुआ करते थे। जैसे पांड्यास का हमने देखा है कि फिश हुआ करती थी उनकी, देन आपके ये जो चोलास जो है इनके टाइगर हुआ करते थे, जो चेलास जो है उनका वो हुआ करता था। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देयर वर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, देयर वर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स divided into king was assisted by number of officials, king was assisted by number of officials who were divided into 5 councils, who were divided into 5 councils। कौन कौन से हुआ करते थे? जो इसमें मिनिस्टर्स हुआ करते थे ना, मिनिस्टर्स को कहा जाता था आम्याचार, AMAICHAR, आम्याचार। ठीक है, तो ये हुआ करते थे आपके मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसे अभी हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो गया, वो सारे हो गए। ठीक है, तो उनको आम्याचार्स कहा जाता था। देन आपके होते थे प्रीस्ट, प्रीस्ट। ठीक है, प्रीस्ट को अंथानार कहा जाता था, वो लिखवा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, अंथानार, ANTHANAR। तो ये हुआ करते थे आपके प्रीस्ट। देन आपके हुआ करते थे प्रीस्ट के बाद मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स, इनको कहा जाता था सेनापति, सेनापति, पति या पति। ठीक है, ये हुआ करते थे मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री TARY कमांडर्स। नेक्स्ट लिखो एनवॉयज, सॉरी एनवॉयज नहीं, एनवॉयज नेक्स्ट होते थे थुथार, THUTHAR, थुथार। ये हुआ करते थे एनवॉय, एनवॉय, VOY, ENVOY, एनवॉय। नेक्स्ट आपके हुआ करते थे स्पाइस। ठीक है, जो कि वो काम करते थे, उसका जासूसों वाला काम जो किया करते थे। ठीक है, तो उनको कहा जाता था ओरार, वो RRAR, ओरार। ठीक है, ये आपके स्पाइस हुआ करते थे। नेक्स्ट लिखो each ruler had a regular army, had a regular army and their respective kodima ram, KODIMA, kodima ram, RAM, sorry, kodima ram। टुटलेरी ट्री, ब्रैकेट में लिख लो टुटलेरी ट्री, TUTELARY, टुटलेरी ट्री। बस इसी के साथ आपका ये जो है संगम पीरियड वो, एक मिनट में चेक कर लो। हाँ, संगम पीरियड खत्म है और मतलब एक पार्ट जो है हमारा वो खत्म हो गया। ठीक है, साउथ इंडिया वाला पार्ट खत्म हो गया। कल की जो क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी, अभी रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, उसमें हम नॉर्थ और सेंट्रल रीजन के बारे में करेंगे और जो आपके जो फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं उसके बारे में करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे उसके बारे में क्या कहते हैं आपका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इसका कल्चर ड्यूरिंग दिस पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी आपकी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।